गाय की फार्मिंग कितना मुनाफा बख्श कारोबार है, किस नस्ल की गाय ज्यादा दूध देती है, इनकी वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती है। ये सारी अमेरिकन ब्रीड है, टीके का इस्तेमाल किया जाता है। मिल्किंग 3 टाइम करते हैं इनकी। जो फर्स्ट टाइमर हैं उनकी एवरेज 30+। अगर आप 100 एनिमल पे भी जाते हैं तो 8 से 10 करोड़ रुपया चाहिए हो। जुनैद भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मुझे ये बताइएगा कि इनकी कैटेगरीज क्या होती हैं और ये कहाँ से इंपोर्ट की हुई हैं आपने। ये कैटेगरीज होती हैं फार्म में। मिल्किंग आ जाता है, फिर ड्राई पोर्शन है, काफ है। काफ मिल्किंग पे होते हैं, फिर उसके अलावा उसके बाद 3 माह तक उधर रखते हैं। फिर उनकी वीनिंग करवाई जाती है, फीडिंग पे आ जाते हैं वो। फिर उसके बाद कैटेगराइज इनकी होती हैं मिल्किंग के हिसाब से ना, मतलब ग्रुपिंग की हुई है हमने। जो हमारा हाई यील्डर है वो अलग है। ये राइट साइड पे मेरे ये हाई यील्डर ग्रुप है हमारा। ये दूध देने वाली हैं सारी? ये जी, ये दूध देने वाली हैं और ये मतलब ज़्यादा दूध देती है ना। अच्छा, माशाल्लाह, ज़्यादा दूध देने वाली। ज़्यादा एवरेज है जिन जानवरों की। और उसके बाद ये ग्रुप है सेकंड पे, इनकी थोड़ी एवरेज कम है। फिर नेक्स्ट आगे है इसी तरह, उनकी उससे कम है जी। और ये सारी अमेरिकन ब्रीड है। अच्छा, नस्ल बढ़ाने के लिए टीके का इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्रीडर का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादा टीके का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीडर जो है वो उधर इस्तेमाल होता है जिधर मतलब ज़रूरत हो कि ये अब इंजेक्शन से प्रेग्नेंट नहीं हो रही और फ्रेश ब्रीडिंग जिधर करवानी हो, फिर उधर बुल उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कितना टाइम लेती हैं एक बच्चे को जन्म देने में? ये वही प्रोसीजर होता है 9 माह का। 9 माह एक बच्चे को जन्म देने के लिए। अच्छा, तो जो बच्चा है वो कितनी देर में जवान हो जाता है? बच्चा जो है, अगर आपकी फीड मैनेजमेंट अच्छी है, वो 12 से 13 माह में वो जवान हो जाता है। अच्छा जुनैद भाई, जिस तरीके से आपने बड़ी जो कैटल्स हैं उनकी ग्रुपिंग की हुई है, मैं देख रहा हूँ इस तरीके से इन सब की भी ग्रुपिंग है। इनकी मतलब क्या कैटेगरीज हैं, किस तरीके? इनकी भी एज वाइज ग्रुपिंग होती है। पहले दिन का जो काफ है हम उस पोर्शन में लेके आते हैं। वो नीचे हमने वो डाली हुई है, तूड़ी कहते हैं जिसको आम जुबान में। आजकल कोई ठंड होती है रात को भी वो रिलैक्स्ड है। फिर इसी हिसाब से ये 1.5 से 2 माह के हैं बच्चे ये वाले, और ये जो पीछे हैं ये 1 से 1.5 माह के ना। ठीक है। और फिर ऐसे ग्रुपिंग में ही इनकी वो फीडिंग है। इनको बकायदा मैं देख रहा हूँ गले में टैग्स पहनाए गए हैं, वो किस लिए? वो टैग इसलिए क्योंकि इनके कलर तकरीबन एक जैसे हैं। फिर वो किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आता है वो याद नहीं ना रहता, हैं तो सारे ब्लैक एंड वाइट। फिर वो टैग लगाए गए हैं और उसके बाद जब मिल्किंग पे इनको हम फीडिंग करवाते हैं तो फिर तब भी वो पता रहता है कि ये टैग जो हैं इन्होंने दूध ले लिया। अच्छा जुनैद भाई, इनको लैदा से बाहर छोड़ा हुआ है और ये मतलब दूध देने वाली भी नहीं लग रही, और ये थोड़ी छोटी छोटी लग रही है। ये कौन सी हैं? ये हिफर्स हैं जो नेक्स्ट हमने तैयार करनी है दूध के लिए ना। अच्छा। इनकी एज है 1 साल 12 माह 13 माह। और इनको आगे वो इंसेमिनेशन स्टार्ट है इनकी ना, इंजेक्शन वगैरह? हाँ जी, इंजेक्शन इनको कुछ को किए हुए हैं, कुछ मतलब जैसे ही हीट में आती जाती हैं तो वैसे वैसे प्रोसीजर चल रहा है इनका ना। प्रॉपर जो है वो आप कैसे पता चलता है? ये सारा कोई डाटा शाटा एंट्री रखी हुई है? हाँ जी, डाटा पूरा रखा हुआ है इनका। फलां को जो है वो इंजेक्शन दे दिया है, पोर्शन वाइज डाटा है सारा। अच्छा। कि इस पोर्शन में इतने एनिमल्स हैं और उनका ये टैग है। तो फिर सुपरवाइज़र जो होता है फार्म में वो नोट करता है। कोई भी जानवर हीट में आता है फ़ौरन अपडेट करता है। डॉक्टर साहब हैं हमारे, उनको कि फलाना टैग हीट में है ना। फिर वो चेक करते हैं और AI करते हैं उसको। एक जो गाय है वो कितना दूध देती है जो हाईएस्ट है? जो फर्स्ट टाइमर है उनकी एवरेज 30+। ठीक है। 30+ होती है 35 तक। मतलब 30 से 35 एक टाइम का? जी नहीं, 3 टाइम का। अच्छा, 3 टाइम। हाँ, मिल्किंग 3 टाइम करते हैं इनकी। और जो दूसरी दफ़ा की है गाय वो 40+ एवरेज होती है उनकी। ये टोटल दूध जाता कहाँ पर है? ये हम नेस्ले को सेल करते हैं। अच्छा, ये कितना टाइम लगता है तकरीबन? ये सारी वैसे कितनी है, अंदाज़ा है?
ये टोटल हमारे पास हर्ड है 650 ना। अच्छा जुनैद भाई, अगर कोई ये बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये सारी ब्रीड उसको कहाँ से मिलेगी और ये क्या कारोबार मुनाफा बख्श है? जब हमने स्टार्ट किया था गाय 3 लाख की, 3.5 लाख की, 2.5 लाख की इवन। ऑस्ट्रेलियन जो हमने फर्स्ट टाइम लिए 2.5 लाख में ना। तो अभी अगर आप देखें तो अभी 8.5 लाख और 9 लाख रुपए ना, भी डबल से भी ट्रिपल हो गया। और अगर अब ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम अज़ कम। जी। अगर आप 100 एनिमल पे भी जाते हैं तो आपको 8 से 10 करोड़ रुपया चाहिए ओह हो। माय गॉड। देखभाल के लिए कितने लोग यहाँ पर रखे हुए हैं? इनकी देखभाल के लिए हमारे पास इधर ये 3 शेड है। मेरा ख्याल है कोई 30 के राउंड अबाउट है लेबर। उसमें हमारे पास 3-4 लड़के सुपरविजन के लिए हैं और एक फार्म मैनेजर है हमारे डॉक्टर साहब, और उसके बाद एक टेक्नीशियन है एआई के लिए, जो डॉक्टर साहब से हट के इधर वो ड्यूटीज़ अपनी देते हैं। तो मेरे ख्याल कोई 35 के राउंड अबाउट है हमारा इधर टोटल जो है ना स्टाफ। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में इनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है और सर्दियों में क्या हिफाजत की जाती है? गर्मी के लिए ये फ़ैन लगे हुए हैं, ये शावर हैं सारे, शावरिंग होती है, फ़ैन है, प्रॉपर मतलब टाइमिंग कंट्रोल सिस्टम है कि इतनी देर फ़ैन चलना है, इतनी देर शावर चलने हैं, ठीक है। और सर्दी में ये फ़ैन भी बंद हो जाते हैं, शावर भी। तो साइडों पर क्या पर्दे वगैरह लग जाते हैं? नहीं, इनको इतनी सर्दी नहीं फील होती, जितनी भी धुंध हो ठंड हो ये रिलैक्स फील करती हैं। ये बाहर जाके बैठती हैं शेड से ना। एनिमल डॉक्टर अतर लियासा मेरे साथ मौजूद है, जो कि इस टाइम बिस्मिल्लाह कैटल फार्म में इन तमाम जो बच्चे पैदा करने वाली गायें हैं इनकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनको क्या क्या वैक्सीनेशन दी जाती है, किस तरीके से इनकी एहतियात की जाती है? अच्छा जैन भाई, वैक्सीनेशन जो है ना सारे शेड की जो है वो अलग से होती है, और जो क्लोज़अप की है इसकी बड़ी ध्यान से हमें वैक्सीन करनी पड़ती है। कुछ वैक्सीन हैं जो इनको स्पेसिफिक सिर्फ क्लोज़अप में ही लगती हैं। जैसे हम वैसे मेजर जो है ना हर फार्म पे जो 4 वैक्सीन जो है ना वो तो लाजमी लगनी है। इसके अलावा जिस तरह हीफर्स हैं उनको हम ब्रूसेला के साथ वैक्सीन करते हैं उनकी एज के हिसाब से, ठीक है। और इनमें हमारी जो है लास्ट में रोटा कोरोना वायरस की हमें क्लोज़अप में करनी पड़ती है। कुछ लोग क्लोस्ट्रीडिया की भी करते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बच्चों में आए, ताकि बच्चों में आगे जिस तरह डायरिया के या कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो फिर हम इस तरह कवर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई फार्मर ये वीडियो देख रहा है तो, या फिर कोई गवाला या फिर कोई जानवरों का शौक रखने वाला ये वीडियो देख रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक जर्नल सा एहतियात बता दे कि उसको अपने जानवर के लिए किस तरह से थोड़ी सी उसकी फिटनेस रखनी चाहिए, किस तरह से उसको जो है वो फिट रखना चाहिए। देखें, मैं तो 2 चीज़ों पे फोकस करता हूँ, एक प्रोडक्शन, दूसरा रिप्रोडक्शन। दोनों के लिए आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन लेने के लिए भी आपको प्रोडक्शन में उसकी न्यूट्रिशन आ जाएगी, उसकी सफाई आ जाएगी, जानवर का बेडिंग एरिया आ जाएगा, जानवर कितना कंफर्टेबल है। आपने देखा होगा कि हम ना घरों में कंजेस्टेड जगह के ऊपर ज़्यादा जानवर रख लेते हैं। जैसे ही वहाँ जानवर ज़्यादा होंगे ना तो वहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़ आ जाएगी, जानवर कंफर्टेबल नहीं होगा। जानवर इवन के जब इतने तंग हों तो अबॉर्शन कर जाते हैं, वो एक अलग से रिस्क है पॉइंट। और इसी तरह मतलब अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिरा देते हैं अपने टाइम पीरियड से पहले, जो उनका बच्चा देने का काविंग का टाइम पीरियड है ना उससे पहले ही वो बच्चा दे देते हैं, वो फिर अपने पीक प्रोडक्शन पे नहीं जाते। अच्छा, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि ये जो गाय है ये कितने सूबे के बाद, मतलब कितने बच्चे देने के बाद बूढ़ी हो जाती है? यार ये ना हम इसमें भी आपको वो बात आ गई न्यूट्रिशन की। अभी तो इस फार्म के ऊपर हमारे पास एक जानवर ऐसा भी है जो 5th लैक्टेशन में है, क्योंकि हमने ये थोड़ा अर्सा पहले ही इंपोर्ट करवाई थी। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा लैक्टेशन वाले जानवर नहीं खड़े। अगर आप इनको मैनेज करते रहें, इनकी प्रॉपर हेल्थ देखते रहें, तो ये जानवर आपको 6, 7, 8 तक भी जाते हैं।